दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक पल्स पर, जहां हम बुक्स से निकालते हैं वो पावरफुल आइडियाज जो आपकी थिंकिंग और लाइफ दोनों चेंज कर सकते हैं। अगर आप भी टॉप 1% माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बन जाए। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं इस पावरफुल बुक का असली निचोड़। हम एक कहानी से शुरुआत करते हैं। हम्म। मतलब जरा सोचिए, एक तरफ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर है जिसने अपनी ही कंपनी में इतना भयानक धोखा खाया है कि वो अपनी जान लेने के कगार पर खड़ी है। हाँ, जिंदगी पूरी तरह से अंधकारमय लग रही है उसे। जी, बिल्कुल। और दूसरी तरफ एक ऐसा हताश कलाकार है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो दुनिया का सबसे महान चित्रकार बनना चाहता है। हाँ, दोनों ही अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर है। एकदम सही। और फिर इन दोनों की जिंदगी तब एक बहुत ही अजीब और नाटकीय मोड़ लेती है जब एक सेमिनार में वे एक ऐसे इंसान से टकराते हैं जो देखने में मतलब किसी बेघर, फटे हाल और उलझे बालों वाले व्यक्ति जैसा लगता है। लेकिन यहाँ एक कैच है। उस इंसान की कलाई पर एक ऐसी घड़ी बंधी है जिसकी कीमत करोड़ों में है। हाँ, और वो घड़ी केवल किसी अरबपति के पास ही हो सकती है। तो ये बेघर सा दिखने वाला इंसान असल में है कौन? तो बात यह है कि वो इंसान असल में एक बहुत बड़ा अरबपति ही है जिसका नाम स्टोन रिले है। वाओ। हाँ, और आज के इस गहरी चर्चा में हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, रॉबिन शर्मा की बहुचर्चित किताब द 5 AM क्लब का ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट, वो पूरी तरह से इसी दिलचस्प कहानी के इर्द गिर्द बुनी गई है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई रूखी सूखी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि सफलता के मनोविज्ञान को समझने का एक बहुत ही गहरा माध्यम है। और हमारा मुख्य उद्देश्य आज इस रहस्य को सुलझाना है कि कैसे सुबह 5 बजे उठने की एक साधारण सी लगने वाली आदत, जो कि बहुत से लोगों को नामुमकिन लगती है, हाँ, वो आदत किसी भी इंसान को डर और ठहराव की बेड़ियों से आजाद करके एक विश्व स्तरीय लीडर में कैसे बदल सकती है। ये एक पूरा ब्लूप्रिंट है। मुझे इस कहानी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक अरबपति है, उसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, दुनिया भर की दौलत है, फिर वो फटे पुराने कपड़े पहनकर क्यों घूम रहा है? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने का कोई नाटक है या इसके पीछे कोई गहरा दर्शन छिपा है? देखिए, ये कोई नाटक नहीं है। इसके पीछे इंसान के चरित्र और बाहरी दिखावे को लेकर एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। स्रोत सामग्री में वो अरबपति इस अजीबोगरीब पहनावे को सर्दियों का कठोर परीक्षण कहता है। सर्दियों का कठोर परीक्षण, ये क्या होता है? मतलब वो जानबूझकर खुद को ऐसी असहज स्थितियों में डालता है ताकि वो खुद को जमीन से जुड़ा रख सके। ये इस बात को जांचने का एक तरीका है कि क्या समाज उसे उसके कपड़ों से आंकता है या उसके विचारों से। अच्छा, तो वो अपना खुद का ईगो चेक कर रहा है। एकदम सही। ये एक सीधा संदेश है कि इंसान की असली पहचान और उसकी महानता कभी भी उसके बाहरी आवरण, उसकी महंगी कारों या उसके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। असली सफलता कहीं और ही पनपती है। और मुझे लगता है वो कहीं और असल में इंसान के भीतर की दुनिया है। हाँ, 100%। क्योंकि स्रोत में उन 4 आंतरिक साम्राज्यों का बहुत जोर देकर जिक्र किया गया है, जिन्हें 4 इंटीरियर एम्पायर्स कहा गया है। मानसिकता, हृदय स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति और आत्मस्थिति। माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। हाँ, पर अक्सर लोग सिर्फ माइंडसेट या सकारात्मक सोच पर ही सारा जोर लगा देते हैं। आजकल इंटरनेट पर हर कोई बस माइंडसेट की बात कर रहा है। और यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। केवल अच्छी सोच होना काफी नहीं है अगर अंदर से आपकी भावनाएं आहत हैं। भावनाएं मतलब हार्ट सेट। हाँ, हृदय स्थिति या हार्ट सेट का सीधा संबंध इंसान के भावनात्मक संतुलन से है। पुरानी कड़वाहटों, गुस्से और निराशाओं से मुक्त होना। अच्छा। और फिर स्वास्थ्य स्थिति यानी हेल्थ सेट शरीर की ऊर्जा और लंबी उम्र से जुड़ा है, क्योंकि बिना शारीरिक ऊर्जा के आप बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे तो महान विचार क्या ही करेंगे। बिल्कुल, बिना ऊर्जा के कोई भी महान विचार हकीकत में नहीं बदल सकता। और अंत में आती है आत्मस्थिति या सोल सेट, जो इंसान की आध्यात्मिकता, उसके गहरे उद्देश्य और खुद से जुड़ाव को दर्शाती है। इस पूरी अवधारणा को अगर हम एक विजुअल उदाहरण से समझें, स्रोत में एक जगह बाहरी सफलता की तुलना की गई है, पर मैं इसे एक विशाल पेड़ के उदाहरण से देखना पसंद करता हूं। पेड़ का उदाहरण?
वो कैसे? देखिए, क्या बाहरी सफलता सिर्फ एक दिखावा है? एक बहुत बड़ा और घना पेड़ है जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हैं। ये हमारी बाहरी सफलता, पैसा, रुतबा है। जो सबको दिखाई देता है। हाँ, लेकिन उस पेड़ की असली मजबूती उसकी दिखाई देने वाली शाखाओं में नहीं होती, बल्कि जमीन की गहराई में छिपी उसकी जड़ों में होती है। वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। और वो जड़ें ही हमारे ये 4 आंतरिक साम्राज्य हैं। अगर जड़ें कमजोर हैं या उनमें दीमक लगी है, जैसे कड़वाहट या खराब स्वास्थ्य, तो एक छोटी सी आंधी भी उस विशाल पेड़ को उखाड़कर फेंक सकती है। बिल्कुल सही कहा। बाहरी दुनिया में जो भी उत्पादकता या सफलता दिखाई देती है ना, वो पूरी तरह से इसी आंतरिक ढांचे की मजबूती का परिणाम होती है। तो जब ये चारों साम्राज्य एक साथ संतुलन में काम करते हैं, तभी कोई इंसान ठहराव से बाहर निकलकर विश्व स्तरीय प्रदर्शन कर पाता है। एकदम सही। पर यार, यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये आंतरिक विकास इतना ही प्रभावशाली है और महानता का रास्ता इतना स्पष्ट है, तो दुनिया का हर इंसान इसका पालन क्यों नहीं कर रहा? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। मतलब क्यों ज्यादातर लोग एक ही ठहराव भरी, सामान्य और डरी हुई जिंदगी जीने को मजबूर हैं? हम सब अरबपति क्यों नहीं हैं? इस सवाल का जवाब हमारी न्यूरोलॉजिकल साइंस यानी हमारे दिमाग की प्राचीन बनावट में छुपा है। प्राचीन बनावट? हाँ, स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से खोलती है। देखिए, जब भी कोई इंसान कुछ नया करने की कोशिश करता है, अपने आराम के दायरे या कंफर्ट जोन से एक कदम भी बाहर निकालता है, तो क्या होता है? तो उसके दिमाग का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा सक्रिय हो जाता है, जिसे एमिग्डाला कहते हैं। एमिग्डाला? मतलब वो जैविक अलार्म सिस्टम जो खतरे की घंटी बजाता है? ठीक वही। एमिग्डाला हर नए बदलाव को, हर अपरिचित स्थिति को एक जानलेवा खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। अच्छा। जैसे ही इंसान विकास की तरफ कदम बढ़ाता है, एमिग्डाला दिमाग में कॉर्टिसोल नाम का डर पैदा करने वाला हार्मोन छोड़ देता है। कॉर्टिसोल, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। बहुत खतरनाक। इस हार्मोन का प्रभाव इतना तेज होता है कि इंसान तुरंत भागने, लड़ने या डर के मारे सुन पड़ने की स्थिति में आ जाता है, जिसे हम फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। और इसी जैविक प्रक्रिया के कारण लोग नई चीजें करने से घबराते हैं और वापस उसी पुरानी सुरक्षित लेकिन सीमित जिंदगी में लौट जाते हैं। यहाँ मुझे एक बात खटकती है। मैं थोड़ा तार्किक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछिए। अगर हम मानव विकास के इतिहास को देखें, तो डर एक प्राकृतिक बचाव प्रणाली है। एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हजारों साल पहले जंगलों में इसी डर ने इंसानों को खूंखार जंगली जानवरों का शिकार होने से बचाया था। बिल्कुल, उस समय ये जरूरी था। तो फिर अगर हमारा अपना ही दिमाग अपनी ही सुरक्षा के लिए हमें किसी नई चीज से रोक रहा है, तो हम अपने ही दिमाग से क्यों लड़ें? ये तो खुद की जैविक संरचना के ही खिलाफ जाने वाली बात हो गई ना? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब आधुनिक जीवन की सच्चाई में छुपा है। वो कैसे? देखिए, प्राचीन काल में वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सच में जान मचाता था, क्योंकि सच में झाड़ियों के पीछे शेर छुपा होता था। हाँ, तब तो भागना ही समझदारी थी। लेकिन आज के युग में जब हर मोड़ पर किसी जंगली जानवर का खतरा नहीं है, वही प्राचीन सिस्टम हमारी महानता का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मतलब आज का शेर कुछ और है। बिल्कुल। आज एमिग्डाला किसी भी नई चुनौती को, जैसे स्टेज पर जाकर बोलना, कोई नया बिजनेस शुरू करना या अपनी कला को दुनिया के सामने लाना, इन सबको मौत के खतरे के रूप में देखता है। अच्छा, तो दिमाग फर्क नहीं कर पाता कि यह असली मौत का खतरा है या सिर्फ एक नया काम है। एकदम सही। और इसीलिए स्रोत सामग्री में अरबपति का एक बहुत ही गहरा विचार है। वो कहता है, पराजय असल में भेड़िए की खाल में विकास है। वाह, भेड़िए की खाल में विकास, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? इसका मतलब है कि जो चीजें सबसे ज्यादा डरावनी लगती हैं, जिनसे भागने का मन करता है, असल में उन्हीं के भीतर इंसान की सबसे बड़ी प्रतिभा और विकास के अवसर छिपे होते हैं। बिल्कुल। उस कॉर्टिसोल के तूफान के पार जाना ही होगा, वरना जीवन की कहानी उसी कंफर्ट जोन में दम तोड़ देगी। और जो लोग उस कॉर्टिसोल के असर में आकर पीछे हट जाते हैं, वे जीवन भर औसत ही रह जाते हैं। लेकिन जो सामना करते हैं, वो विश्व स्तरीय बन जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा और व्यावहारिक सवाल ये सामने आता है कि इस डर के हार्मोन, इस कॉर्टिसोल को हराने और एमिग्डाला को शांत करने का सबसे अचूक तरीका या हथियार क्या है? और यहीं पर इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु सामने आता है। उस अरबपति का सबसे बड़ा रहस्य, सुबह 5 बजे का स्वर्णिम नियम और 20-20-20 का फॉर्मूला। हम सुबह 5 बजे उठने का ख्याल ही बहुत से लोगों के लिए किसी बुरे सपने जैसा होता है। मुझे पता है, ज्यादातर लोग इसे नफरत करते हैं। हाँ यार,
अलार्म बजता है और हाथ अपने आप उसे स्नूज कर देता है। लेकिन स्रोत में अरबपति का अपना एक बहुत ही दिलचस्प तरीका बताया गया है। हाँ, वो स्नूज बटन तो बिल्कुल मना करता है। वो कहता है कि अलार्म बजते ही बिस्तर से किसी स्प्रिंग की तरह छलांग लगाना जरूरी है। मतलब सोचने का समय ही मत दो खुद को। यहां तक कि अपने शुरुआती दिनों में वो अरबपति कसरत के कपड़ों में ही सो जाता था। अरे वाह! हाँ, और अपने दौड़ने वाले जूते बिस्तर के बिल्कुल पास रखता था, ताकि दिमाग को कोई भी बहाना बनाने का मौका ही ना मिले। ये बहुत स्मार्ट है, क्योंकि जब शरीर नींद से भरा होता है ना, तो दिमाग सबसे ज्यादा कमजोर होता है और हजार बहाने बनाता है। बस 5 मिनट और सो लूं, या आज बहुत ठंड है। हाँ, वो अंदर की आवाज जो आपको रोकती है। बिल्कुल। इसलिए उस पहले पल की जीत बहुत जरूरी है। अब अगर हम 20-20-20 फॉर्मूले को गहराई से समझे, हाँ, ये फॉर्मूला क्या है? तो ये नियम सुबह 5 बजे से 6 बजे तक के 1 घंटे को 20-20 मिनट के 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। पहला चरण है 5:00 से 5:20 बजे तक, जिसमें इंसान को पसीने वाली कसरत करनी होती है। मतलब दिन की शुरुआत सीधे 20 मिनट की पसीने वाली कसरत से? ये शरीर के रसायन विज्ञान को कैसे बदलता है? विज्ञान के नजरिए से देखें तो सुबह सबसे पहले पसीने वाली कसरत करने से शरीर में उसी कॉर्टिसोल का स्तर बहुत तेजी से गिरने लगता है, जिसकी हमने अभी बात की थी। अच्छा, तो वो डर का हार्मोन खत्म होने लगता है? हाँ, दिन की शुरुआत में ही डर और तनाव का हार्मोन जड़ से कट जाता है, और इसके साथ ही दिमाग में एक और कमाल का रसायन पैदा होता है, जिसे BDNF कहते हैं। BDNF, ये नाम सुनने में किसी बहुत ही जटिल मेडिकल टर्म जैसा लगता है। क्या ये कोई ऐसा रसायन है जो सीधे तौर पर हमारे फोकस या एकाग्रता को प्रभावित करता है? बिल्कुल। BDNF का फुल फॉर्म है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। इसे दिमाग के लिए एक जादुई खाद या सुपर फर्टिलाइजर माना जा सकता है। वाह, दिमाग की खाद। हाँ, ये तनाव से नष्ट हुए दिमाग के सेल्स की मरम्मत करता है, नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता है और इंसान की एकाग्रता और सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। क्या बात है! ये मस्तिष्क की अपनी एक प्राकृतिक फार्मेसी है, जो पहले 20 मिनट में ही दिमाग को दिन भर के लिए सबसे बेहतरीन स्थिति में ला देती है। तो ये तो कुछ ऐसा हुआ ना जैसे किसी बहुत धीमे और हैंग हो रहे कंप्यूटर को पूरी तरह से रीस्टार्ट करना। एकदम सही एनालॉजी है। मतलब पसीना बहाने से सारी पुरानी और करप्ट कचरा फाइल्स डिलीट हो जाती हैं और BDNF उस सिस्टम में एक बिल्कुल नया शक्तिशाली एंटीवायरस डाल देता है। हाँ, और फिर सिस्टम तुरंत तेज और बिना किसी रुकावट के काम करने लगता है। लेकिन अब 5:20 हो चुके हैं। बचे हुए 40 मिनटों में क्या होता है? कसरत की इस तेज गतिविधि के बाद दूसरा चरण आता है शांति का, 5:20 से 5:40 बजे तक। शांति का मतलब ध्यान वगैरह? हाँ, ये समय खुद से जुड़ने, ध्यान करने या जर्नलिंग करने का है। ये वो समय है जब इंसान अपने हृदय स्थिति और आत्मस्थिति यानी हार्ट सेट और सोल सेट पर काम करता है। दिन भर की भागदौड़ शुरू होने से पहले अपने विचारों को एक डायरी में उतारने से भावनाएं शांत होती हैं और भीतर की उथल-पुथल खत्म हो जाती है। अच्छा, तो मतलब पहले शरीर से पसीना निकाला और फिर जर्नलिंग करके मन से नकारात्मकता का पसीना निकाला। बहुत खूब, ये काफी अच्छी लाइन है। और आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक? आखिरी चरण पूरी तरह से सीखने और विकास के लिए है। ये समय किताबें पढ़ने, कोई पॉडकास्ट सुनने या अपनी कला का अध्ययन करने का है। तो ये हमारी मानसिकता यानी माइंडसेट को मजबूत करता है। बिल्कुल। तो इस तरह 1 घंटे के भीतर पसीना, शांति और ज्ञान के जरिए चारों आंतरिक साम्राज्य पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। ये सच में एक बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक दिनचर्या है। लेकिन यार, इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए स्रोत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर जोर दिया गया है, और वो है नींद। हाँ, नींद बहुत जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि हासिल करने वाले लोग मानते हैं कि जल्दी उठने के लिए नींद का बलिदान देना होगा, स्लीप इज फॉर द वीक जैसी बातें। लेकिन स्रोत स्पष्ट कहता है कि अच्छी सुबह की नींव एक अच्छी रात पर टिकी होती है और 7.5 घंटे की नींद बिल्कुल अनिवार्य है। और इसके पीछे भी शुद्ध विज्ञान है। इंसानी नींद 90 मिनट के चक्रों में काम करती है। 90 मिनट के चक्र? हाँ, स्लीप साइकिल्स। 7.5 घंटे में 90 मिनट के ठीक 5 चक्र पूरे होते हैं। इस दौरान दिमाग की एक बहुत ही गहरी सफाई प्रक्रिया होती है, जिसे हम ब्रेन वॉशिंग कह सकते हैं। मतलब सचमुच दिमाग की धुलाई? बिल्कुल। जहां दिमाग के विषाक्त तत्व बाहर निकलते हैं,
साथ ही शरीर में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है जो ऊतकों की मरम्मत करता है। तो अगर हम अलार्म लगाकर बीच में ही उठ जाएं तो क्या होगा? अगर नींद बीच में टूट जाए या चक्र पूरे ना हो तो ये पूरी मरम्मत की प्रक्रिया बाधित हो जाती है और आप थका हुआ महसूस करते हैं। ये सब सुनकर बहुत प्रेरणादायक लगता है। विज्ञान भी स्पष्ट है और फॉर्मूला भी, लेकिन असल जिंदगी में क्या सुबह 5 बजे उठने को हमेशा के लिए अपनी आदत बनाना इतना सीधा और सरल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग 2 या 3 दिन इस जोश में उठते हैं और चौथे दिन वापस उसी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है। समाज में एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है कि कोई भी आदत 21 दिनों में बन जाती है। हाँ, मैंने भी सुना है 21 दिन का चैलेंज। लेकिन स्रोत सामग्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यानी UCL के एक विस्तृत अध्ययन का हवाला देती है, जिसके अनुसार किसी भी नई आदत को पूरी तरह से स्वचालित या ऑटोमेटिक बनने में लगभग 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? वाह, ये तो एक बहुत लंबी और धैर्य की परीक्षा है। हाँ, ये आसान नहीं है। स्रोत ने इस 66 दिन के सफर को 3 अलग-अलग 22 दिन के चरणों में बांटा है ना? हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला चरण है विध्वंस या डिस्ट्रक्शन, जो पहले दिन से 22वें दिन तक चलता है। विध्वंस? नाम से ही खतरनाक लग रहा है। इसमें पुरानी आदतों और दिमाग के पुराने रास्तों को तोड़ा जाता है। ये चरण शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत कष्टदायक होता है, क्योंकि शरीर बदलाव का कड़ा विरोध करता है। मैं इसे अंतरिक्ष में एक रॉकेट भेजने की प्रक्रिया से समझ सकता हूँ। कैसे? जब एक रॉकेट लॉन्च पैड से उड़ता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, सबसे ज्यादा ईंधन की खपत और सबसे ज्यादा कंपन शुरुआत में ही होता है। गुरुत्वाकर्षण को तोड़ने के लिए? बिल्कुल, क्योंकि उसे धरती के भारी गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम इंसानी रूप में सालों पुरानी आदतें कह सकते हैं, उसको तोड़ना होता है। ये विध्वंस का चरण है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? ये बहुत अच्छी तुलना है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, संस्थापन या इंस्टॉलेशन, जो 23वें से 44वें दिन तक चलता है। और मजे की बात यह है कि ये समय सबसे ज्यादा अस्त-व्यस्त और भ्रमित करने वाला होता है। अस्त-व्यस्त क्यों? मतलब 22 दिन तो हो गए, क्या इस समय तक इंसान को आदत नहीं पड़ जानी चाहिए? नहीं, क्योंकि यहीं पर न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान काम करता है। अच्छा। इस चरण में दिमाग के अंदर पुराने न्यूरल मार्ग पूरी तरह से टूट रहे होते हैं और नए मार्ग बन रहे होते हैं। दिमाग सचमुच अपनी अंदरूनी वास्तुकला को बदल रहा होता है। वाओ। और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा और ग्लूकोज खर्च होता है, जिससे इंसान को भयानक थकान और उथल-पुथल महसूस होती है। लोग अक्सर इसी चरण में हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये दिमाग के रीवायर होने का शारीरिक लक्षण है। तो मतलब जो भ्रम और उलझन महसूस हो रही है वो वास्तव में दिमाग का मरम्मत कार्य चल रहा है, कोई खराबी नहीं है। जब रॉकेट वायुमंडल को पार कर चुका है, गुरुत्वाकर्षण पीछे छूट चुका है और सफर बिल्कुल सहज और स्वचालित हो गया है, नई आदत इंसान के स्वभाव में बस जाती है। बिल्कुल। स्रोत का एक बहुत ही सटीक उदाहरण यहाँ याद आता है। सभी बदलाव आरंभ में कठिन होते हैं, बीच में अस्त-व्यस्त और अंत में शानदार। अंत में शानदार, क्या लाइन है। तो इस 66 दिन की प्रक्रिया को पार करने के बाद 5 बजे उठना कोई संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि इंसान की दूसरी प्रकृति बन जाती है। हाँ, फिर आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए, सुबह 5 से 6 बजे तक खुद को तैयार कर लिया, लेकिन यार दिन के बाकी 15-16 घंटों का क्या? हम उस बचे हुए दिन को कैसे मैनेज करें ताकि कोई इंसान फिर से स्क्रीन में खोकर उस साइबर ज़ॉम्बी में ना बदल जाए जिसका जिक्र स्रोत में किया गया है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सिर्फ सुबह उठना काफी नहीं है। इसके लिए स्रोत सामग्री में उत्पादकता को लेकर बहुत ही सख्त लेकिन प्रभावी नियम दिए गए हैं। पहला है 90-91 का नियम। 90-91, ये क्या है? ये नियम कहता है कि अगले 90 दिनों तक अपने काम की शुरुआती 90 मिनट केवल एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को दें। अच्छा, सिर्फ एक प्रोजेक्ट को? हाँ, और इस दौरान आसपास कोई फोन, कोई ईमेल या किसी भी तरह का भटकाव नहीं होना चाहिए। एकदम लेजर फोकस। मतलब दिन की सबसे शुद्ध और बेहतरीन ऊर्जा दिन के सबसे जरूरी काम पर। यह तो बहुत असरदार होगा। बहुत ज्यादा। और फिर आता है 60-10 का नियम। ये काम करने के तरीके को ही बदल देता है। ये कैसे काम करता है? ये नियम कहता है कि कभी भी बिना रुके लगातार काम नहीं करना चाहिए। 60 मिनट की गहरी एकाग्रता के साथ काम करें और फिर 10 मिनट का पुनर्जीवन या रिकवरी ब्रेक लें। उस ब्रेक में क्या करना है? सोशल मीडिया? बिल्कुल नहीं।
इस ब्रेक में स्क्रीन नहीं देखनी है, बल्कि संगीत सुना जा सकता है, टहला जा सकता है, या बस आंखें बंद करके शांत बैठा जा सकता है। तो इन नियमों से एक बहुत ही गहरा सिद्धांत निकल कर आता है, जो स्रोत में है इलीट परफॉर्मेंस के जुड़वा चक्र। ये काम और आराम का एक बहुत ही शानदार विरोधाभास है। हाँ, ट्विन साइकिल्स ऑफ एलीट परफॉर्मेंस। स्रोत में रूस के महान भारोत्तोलकों यानी वेट लिफ्टर्स के अध्ययन का जिक्र है ना। हाँ, वैज्ञानिकों ने उन पे स्टडी की थी। और उन्होंने पाया कि उन एथलीट्स की मांसपेशियों का असली विकास वजन उठाते समय नहीं, बल्कि उनके आराम करने के समय होता था। मतलब अधिक काम करने का मतलब हमेशा अधिक परिणाम नहीं होता, बल्कि सही समय पर आराम करना ही लंबी सफलता की कुंजी है। एकदम सटीक बात पकड़ी आपने। पर यार, मैं यहाँ थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगा। ये बात आज के तथाकथित हसल कल्चर के बिल्कुल विपरीत है, जहां लोग 16 या 18 घंटे बिना रुके काम करने को एक मेडल की तरह पहनते हैं। हाँ, स्लीप व्हेन यू आर डेड वाली मानसिकता। बिल्कुल। ऐसे माहौल में आराम को उत्पादकता का हिस्सा मानना सच में एक क्रांतिकारी विचार है। अब मुझे लगता है ये जिम में इंटरवल ट्रेनिंग करने जैसा है। इंटरवल ट्रेनिंग? हाँ, जैसे कोई पूरी ताकत से दौड़ता है, फिर रुककर गहरी सांस लेता है, खुद को रिकवर करता है, और फिर दुगनी ताकत से दौड़ता है। अगर कोई बिना रुके सिर्फ दौड़ता ही रहेगा तो वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही टूटकर गिर जाएगा। बहुत खूब। लगातार मशीन की तरह काम करना इंसान को सिर्फ थकाता है, उसे महान नहीं बनाता। जब आराम किया जाता है ना, जब एकांत में समय बिताया जाता है, तो दिमाग नई रचनात्मक ऊर्जा बटोर रहा होता है। तो महानता तभी आती है जब गहरी एकाग्रता के साथ काम किया जाए और फिर शरीर और दिमाग को पूरी तरह से रिकवर होने का मौका दिया जाए। 100%। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत और गहरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा सबक यही मिलता है कि आधुनिक युग की इस अत्यधिक शोर और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में एकाग्रता और सुबह की शांति ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। रिया अपनाना, अपने एमिगडाला के डर का डटकर सामना करना, 66 दिनों की उस कठिन प्रक्रिया पर टिके रहना और 90-90 एक जैसे नियमों से काम करना, ये सब केवल उत्पादकता के तरीके नहीं हैं। हाँ, ये पेशेवर सफलता और मानसिक शांति दोनों हासिल करने के अचूक हथियार है। और जैसा कि हमने शुरुआत में उस हताश एंटरप्रेन्योर और कलाकार की कहानी में देखा था, ये सिद्धांत केवल कागजी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, ये जिंदगी बदलने वाले टूल हैं। चाहे कोई भी इंसान जीवन के कितने भी गहरे अंधकार और निराशा से गुजर रहा हो, केवल अपनी सुबह पर नियंत्रण पाकर वो अपने पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि बाहरी सफलता का पेड़ तभी खड़ा रह सकता है जब उसकी जड़ें यानी उसके 4 आंतरिक साम्राज्य गहराई तक मजबूत हों। बहुत सही कहा आपने। और अब इस चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल पीछे छोड़ना चाहता हूं, जो स्रोत सामग्री से ही प्रेरित है। बताइए। सूची। सुबह अलार्म बजने पर बिस्तर की गर्माहट में कुछ अतिरिक्त घंटे सोने की कीमत क्या सिर्फ खोया हुआ समय है, या फिर क्या ये इंसान के उस सर्वश्रेष्ठ स्वरूप की हर रोज होने वाली हत्या नहीं है, जो शायद अपने काम से दुनिया का इतिहास बदल सकता था? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या कुछ पलों का शारीरिक आराम जीवन के सबसे महान सपनों और इंसान की असीम संभावनाओं से ज्यादा कीमती हो सकता है? सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही पावरफुल बुक्स की शॉर्ट और यूजफुल समरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप इस बुक का फ्री विजुअल पीपीटी टाइप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही अगर आपको 1 पेज सुपर शॉर्ट समरी चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जरूर विजिट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग बुक और उसके लाइफ चेंजिंग लेसन्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।